यूपी की ज्यादातर लोकसभा सीटों की बात करें तो अखिलेश ने अपना परचम लहरा दिया। अपने गढ़ की बात करें, लोकसभा सीटों की बात करें, जो उनका गढ़ माना जाता था वहां तो उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने और भी जो लोकसभा की बात करें, चाहे वो बस्ती की बात करें, जहां बस्ती में पहली बार उन्होंने अपना परचम लहराया है, सपा की सरकार बनी है। हालांकि इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा और सपा प्रत्याशियों में लड़ाई भी थी, तो समर्थक थे, जाहिर सी बात है, जिस तरीके के आंकड़े बार बार देखने को मिल रहे थे उसको लेकर के लोगों के अंदर ये उत्साह तो था कि आखिर उनका पसंदीदा नेता जो है, उनका पसंदीदा जो प्रत्याशी है वो जीत रहा है या नहीं जीत रहा है। लेकिन हरीश द्विवेदी हारे और फिर अब सपा पहली बार बस्ती में अपना दमखम लगा करके जीत हासिल कर लिया है उन्होंने। और आपको बता दें कि तमाम मुद्दे हैं जिन पर ये लगातार जो चर्चा है वो जारी रहेगी, और इसी खास चर्चा के लिए हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हमारे खास पैनलिस्ट। बीजेपी से हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़ गए हैं और सपा से हमारे साथ हमारे खास मेहमान मयंक यादव जी जुड़ चुके हैं। तो हम इन दोनों खास पैनलिस्ट से बात करेंगे। इनके अलावा और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हमारे साथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और इस मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे कि अब क्या कहता है ये समीकरण और अब आंकड़े जो हैं उसको लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो शुरुआत करते हैं हम मयंक जी से। मयंक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी मयंक जी, नतीजे जो आए कल 4 जून था, मंगलवार के दिन नतीजे हम सबके सामने हैं। तो जो उम्मीद थी उत्तर प्रदेश में, जो ये सपा की लहर दौड़ गई है, ये उम्मीद जो थी वो क्या खरी उतरी या फिर इससे कुछ ज्यादा ही अच्छा उम्मीद की गई थी सपा की तरफ से? अखिलेश यादव जी ने बोला था कि मंगल को मंगल होगा जी। और ये उम्मीद जनता को थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को थी, और अपनी विश्वसनीयता खो चुकी मीडिया को नहीं थी। मीडिया को तो यही लग रहा था जो कीचड़ दल है, कीचड़ गठबंधन जो है, वो कीचड़ गठबंधन चारों तरफ क्लीन से ये 400 वो 500 ये सेंचुरी वो हाफ सेंचुरी, मतलब बड़ी लंबी लंबी बातें कही गई। फिर ये हुआ, उसी में ये भी बातें आ गई, अखिलेश यादव ये चुनाव हारे, वो चुनाव हारे, ये चुनाव, मतलब लंबी लंबी बातें। मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कम, मीडिया में ज्यादा चर्चा दिल्ली की ये 2 लड़के शहजादे, प्रधानमंत्री गली गली कहते घूमते रहे ये शहजादे हैं शहजादे हैं। जनता ने इन दोनों नेताओं को जो शह दी है, दोनों नेताओं ने जनता की शह पर जो मार दी है बादशाह को, बादशाह के का चेहरा लटका हुआ है। अब वो तीसरी बार सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो जीत हुई है, ये जीत अभी इससे बढ़ी जा रही थी। फर्रुखाबाद में आपने देखा, योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन प्रशासन की गुंडाई से किस तरह से जबरन वो सीट जितवा ली। बांसगांव आपने देखा। तो बाकी पूरे चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस और प्रशासन के दम पर जितनी गुंडाई हो सकती थी उतनी गुंडाई करवाई कि विपक्षी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ जाए। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। हम लोग चुनाव हारे, 2012 आखिरी चुनाव जीता गया था, 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, और लोग जैसे कि तैसे रहे, अपनी मेहनत करते। सवाल कर लेते हैं इसी पर। विकास जी हमारे साथ है। फर्रुखाबाद की बात अगर हो रही है तो विकास जी से सबसे पहले सवाल कर लेते हैं। फर्रुखाबाद की अभी बात आपने सुनी, आरोप भी सुना विकास जी कि किस तरीके से जोर जबरदस्ती के साथ और गुंडाई के साथ, एक टाइप से कह लें अगर हम, कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जबरन अपने अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के जरिए फर्रुखाबाद में जीत दिलाई, बांसगांव में जीत दिलाई। लेकिन बाकी के जगहों का क्या? बाकी के जगहों पर क्या जोर जबरदस्ती नहीं चली? उत्तर प्रदेश में 43 सीटों पर सीएम योगी की जोर जबरदस्ती नहीं चली? विकास जी। विकास जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, बिल्कुल, जवाब दीजिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता का हार्दिक आभार कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना जन समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया। इसके लिए पूरे देश और प्रदेश की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के साथी के लोगों के मुंह से शासन प्रशासन की गुंडाई और ऐसे शब्द, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी बेईमानी लगती है। और मुझे लगता है कि 2-3 चीजें समाजवादी पार्टी को बड़ी
असहज कर रही हैं। अब ईवीएम तो मुद्दा बचा नहीं है, अब ले दे के बात आती है समाजवादी पार्टी के लिए, वो आती है आपने जो भी 1000, 2000, 3000 से सीटें जीती वो शासन प्रशासन की गुंडई से जीत ली। अरे भाई, हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के अजेंद्र सिंह लोधी जीते हैं महज 2629 वोट से। आप ये समझिए कि वो हमीरपुर से जब जीते हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से जीते हैं, या वो अपनी काबिलियत से जीते हैं, प्रशासन की निष्पक्षता से जीते हैं? ये सवाल समाजवादी पार्टी को सबसे पहले अपने लोगों से पूछना चाहिए। 2-3 चीजें हैं कि जब समाजवादी पार्टी ऐसी बातें करती है, तो मैं फर्रुखाबाद के संदर्भ में आपको याद दिला दूं 2004 का वो चुनाव, जब सलमान खुर्शीद, वो कांग्रेस पार्टी जो आज इनके साथ गठबंधन में है रत्ना जी, वो लुईस खुर्शीद उस समय लोकसभा की प्रत्याशी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुन्नू बाबू जो यहाँ के निवर्तमान सांसद भी थे वो प्रत्याशी थे। उस समय इतना बवाल हुआ था कि लुईस खुर्शीद को महज 3000 वोटों के आसपास से लुईस खुर्शीद वो चुनाव हार गई थी। तब भी लुईस खुर्शीद कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था। तो ये स्वीकार कर लें कि वो चुनाव हमने धनबल से या प्रशासन के सहयोग से जीता था, क्योंकि वो भी 2500-3000 वोटों की जीत थी लुईस खुर्शीद से समाजवादी पार्टी की, तो वो स्वीकार कर लें। लेकिन इन सारी बातों से आप क्या करते हैं कि आप वोटर का ध्यान, जैसे आप पीडीए लाए, जैसे आप संविधान बचाओ लाए, तो इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा सेट करके जनता के दिमाग पर एक अजीब छाप छोड़ने की जो कोशिश इंडी गठबंधन ने की, कहीं ना कहीं ये उसका भी एक हिस्सा है। जी जी विकास जी, ठीक है, इसी पर प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले मयंक जी से ही पूछ लेते हैं। मयंक जी, जी यामिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है मयंक जी, हम आपके पास दोबारा आएंगे। और जिस तरीके से ये बातें इन्होंने कही है कि पहले आपको ये सवालों के जवाब देने चाहिए, फिर आप ये सवाल जो है किसी बीजेपी के प्रवक्ता से करिए। मयंक जी, हम आपसे इस पर जवाब लेंगे, लेकिन यामिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामिन जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जनता ने जो मत दिया, हमने तहे दिल से उसका इस्तकबाल किया है और उसके मत पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे। ये अलग बात है कि हमें सरकार बनाने का मत नहीं दिया। जो सरकार बनाए वो जनता से वादे करके आए हैं, उन वादों को पूरा करें। मेरा एक सवाल है एनडीए गठबंधन से कि जो वो कह रहे थे कि भाषणों के अंदर कि हम जो है एससी एसटी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने देंगे, खास तौर से वो उत्तर प्रदेश में कह रहे थे, बिहार में कह रहे थे, पश्चिम बंगाल में कह रहे थे, तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जान देने की बात कर रहे थे। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने आंध्र प्रदेश के 2024 के विधानसभा चुनावों में जी यामिन जी, आपकी आवाज देख रहा था, इस वक्त तो सब चीज निकल के आ जाती है कि हम अगर सत्ता में आए तो 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अब सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोग से सरकार केंद्र में चलाएगी, उस वक्त वह आरक्षण पे क्या अपनी राजनीति अपनाएगी? दूसरा सवाल मेरा कि जाति जनगणना पर कांग्रेस को हर सभाओं में घेरा जा रहा था कि ये गणना करा करके आपके घर की संपत्ति का पता लगाएंगे, सोने का लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, विरासत लगाएंगे, बैंक खोल के ले जाएंगे, बैंक से पैसा ले जाएंगे। तो नीतीश बाबू के माननीय कोई विधायक जी है, उनका बयान आ गया कि एमएलसी है वो, कि बयान आ गया कि नीतीश बाबू जनगणना के लिए वचनबद्ध हैं। तो ये बात कांग्रेस ने कही थी, अब नीतीश बाबू कहेंगे जो इनके सहयोगी दल बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपना कौन सा रुख अपनाएगी माननीय चंद्रबाबू नायडू के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी के लिए, कि दोनों ही वादे जो हुए हैं इनके, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी ने सभाओं में उनका खंडन विरोध किया है। हमें जनमत जो मिला है इनके वादों से नहीं मिला है। हमने जो बातें रखी थी, अपनी मैनिफेस्टो की रखी थी, 1 लाख रुपए महिला को देने की थी, 1 लाख रुपए जो है नौजवान निश्चित बेरोजगार को देने की थी, जनता के मेन मुद्दे थे, 10 किलो राशन देंगे, उससे हमें जनता ने प्रभावित होकर वोट दिया है। और कहीं हमारी अगर कमी रह गई, जो सीटें हमारी अनुकूल नहीं आ सकी हैं, कुछ ही सीटों का फर्क है जो हम
हार गए कुछ कम वोटों से, उस पर हम चिंतन करेंगे, ठीक है मंथन यामीन जी, करेंगे। इसी पर एक सवाल और है हमारा। यामीन जी, इसी पर एक सवाल और है हमारा। आप ही लोग लगातार जब सत्ता में नहीं थे या फिर जब बहुमत भी नहीं मिली थी, तब ये एक सवाल उठाते थे कि 5 किलो राशन दे करके भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, देश को बेरोजगार बनाने का और भी ज्यादा पीछे ढकेलने का काम क्यों कर रही है? 10 किलो राशन फ्री देने की बात आपने कही, देश की जनता को कहां ले जाने का सोचा? हमने 10 किलो राशन पे अपना चित्र नहीं छापा था, क्योंकि फूड का बिल जो है हम 2013 में लाए थे, भाजपा ने विरोध किया था फूड ऑफ राइट पर, और ये जनता का अधिकार है। पिछली सभी गवर्नमेंटों ने आजादी के बाद से राशन, मिट्टी का तेल, चीनी, चावल, दाल, आटा, गेहूं ये देने का काम किया है, और वो वही गवर्नमेंट एनडीए कर रही थी, लेकिन ये अपना चित्र 5 किलो पर छाप कर दे रहे थे। हमने ये कहा तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें देंगे, हम कोई एहसान नहीं करेंगे, ये हमने कहा था। ठीक है, इसका मतलब विकास जी आप जवाब दीजिएगा, इसका मतलब 5 किलो राशन देके देश की जनता के ऊपर आप एहसान कर रहे थे, क्योंकि अगर हम गठबंधन की बात करें तो वो 10 किलो राशन देने की बात तो की है, लेकिन देश की जनता को पीछे ले जाने का, बेरोजगारी में ढकेलने का काम नहीं किया उन्होंने, केवल ये सत्ताधारी पार्टी ने 5 किलो राशन दे करके किया। तभी तो मैं कह रहा हूं आपको, अभी आप देख लीजिएगा कि आरबीआई की रिपोर्ट आई थी कि पिछले 5.5 सालों में देश में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल सकते आए। अब दिक्कत ये है कि इन लोगों के हिसाब से तो संविधान भी खतरे में पड़ गया। और कमाल की बात देखिए कि संविधान खतरे की बात कौन कर रहा था? वो जिन्होंने संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किए, संविधान को सबसे ज्यादा चीर किया, वो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे, दुहाई दे रहे थे। तो वो तो सीधी कहावत चरितार्थ हो रही थी कि 100 चूहे खा करके सारी स्थितियां पूरा देश जान समझ रहा था। ऐसा नहीं है कि देश जान समझ नहीं रहा था। मैं फिर कहता हूं आपको कि पूरे देश में घूम कर अभी आप ही की डिबेट में ये कहा गया कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, 1 लाख रुपए शिक्षित बेरोजगारों को देंगे, 10 किलो अनाज देंगे। हम 5 किलो दे रहे हैं, 10 किलो अनाज देंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इनसे ये अपेक्षा क्या करनी नहीं चाहिए पूरे देश को? कम से कम पूरा देश अगर नहीं कर सकता तो हिमाचल में आपकी सरकार है, आप करिएगा ये सब। पूरी उम्मीदों के साथ हिमाचल देखेगा कि आपने क्या वहां प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देना सुनिश्चित किया। कर्नाटक देखेगा कि वहां बेरोजगारों को आपने 1 लाख रुपया देना सुनिश्चित किया। तेलंगाना देखेगा कि वहां आपने 10 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को देना सुनिश्चित किया। क्या जहां सरकारें हैं वहां करके दिखाइए। चलिए, देश ने नहीं दिया, जहां सरकारें वहां ये सब क्यों नहीं करना चाहिए इनको? ये भी सवाल उठा रहे हैं ना विकास जी, सवाल तो गठबंधन भी उठा रहा है कि 15 लाख देने की आपने बात कही थी, वो 15 लाख कहाँ गए? देखिए, 15 लाख देने की बात कही थी, 15 लाख हर व्यक्ति को मिल गए। और वो कैसे मिल गए ये जरा उस गरीब से पूछिए, जिस गरीब को हमने उस कोरोना काल में सहारा बन के सहयोग दिया। सरकार उनके साथ खड़ी नजर आई। मुझे लगता है एक जान की कीमत 15 लाख से कहीं ज्यादा कीमत होती है। दूसरी चीज सुनिए मत भाई, मत, मेरा आग्रह है कि 20,000 करोड़ रुपया कोरोना काल का आप खा गए। अब मत डरिए भाई, अब तो ईवीएम ठीक हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर आधा दर्जन सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी, लगभग 4 सीटें ऐसी हैं जो 5,000 या उससे कम वोटों से जीती हैं। आपको यामीन जी जवाब तो दे रहे ना, आपने कोरोना काल की बात की विकास जी, आपने अभी सीटें जीतने की भी बात कही है, तो उस पर जवाब दे रहे हैं यामीन जी। जी यामीन जी, 1 करोड़। यामीन जी नेटवर्क इशू आ रहा है, मयंक जी आप जवाब दीजिएगा। 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत गई है, फिर भी सत्ताधारी पार्टी अभी कई तरीके के आरोप दिखा गए आप। हमने कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में जो वायदे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं। ये केंद्र का वायदा था 1 लाख रुपए का, 8,500 रुपए महीना देने का, ये केंद्र का वायदा था। पढ़कर आइए प्रवक्ता महोदय, सब बात बताइए, गुमराह मत करिए। ये मंगलसूत्र बिहार में नीतीश कुमार ने वादा किया था, उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना करा दी। उसके बाद आप बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू ने जो वादा किया है बीच में, मतलब हमारे केस में केंद्र और राज्य एक हो जाएंगे और आपके केस में केंद्र हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने आपको लगा के हार दिया।
आया कि तुम राम को नहीं, इतने डरते हैं आप राम को लोग, लाएंगे, देश की जनता से आप डरे, देश के लोगों से आप डरे, ऐसे डर के काम नहीं चलने वाला है भाई, डर के काम नहीं चलने वाला। जनता ने आपको भरपूर 1.5 लाख रुपए से जीते, 1.5 लाख रुपए वोटों से जीते हो आप, चाहे 3 समाजवादी घंटे पीछे पार्टी, चले चाहे कांग्रेस अजय राय पार्टी, जी से। इससे ज्यादा सीटें अब इनकी आने वाली नहीं है, इससे ज्यादा सीटें इनकी कभी आने वाली नहीं है, लिख करके रख लीजिए। जैसी नीति इनकी है, अटकाओ भटकाओ लटकाओ, आप देखिए उसी नीति आ गए हैं, उसी नीति हो गए हैं कि अब राज्यों के विषय इनके हिसाब से राज्य के विषय अलग है, केंद्र के विषय अलग है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के राज्य यूपी 5 सीट नहीं मिलेंगी, 80 की 80 जीतेंगे। कहिए हम कर्नाटक में नहीं देंगे किसी को 1 लाख, क्योंकि कर्नाटक में महिलाएं रहती ही नहीं है। कह दीजिए आप, कह दीजिए कि तेलंगाना में बेरोजगार क्या केंद्र का वादा था? कह दीजिए कि हम हिमाचल में 10 किलो राशन नहीं देंगे, वहाँ कोई राशन के लिए उपयोगी नहीं है। कह दीजिए आप, क्यों कहने से डर रहे हैं? कर्नाटक में जो वायदे सरकार के, वो हिमाचल कर्नाटक तेलंगाना में पूरे किए, तो मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ सरकार आई पूरे किए, ये हमारा केंद्र का वादा था। ये गुमराह थोड़ी देर में भ्रम वाकई में पानी पी पी करके लड़ाई कर रहे हैं आप यामीन जी और विकास जी, यामीन जी और विकास जी, वाकई में पानी पी पी करके लड़ाई कर रहे हैं आप लोग। मतगणना के बाद से, चुनाव के बाद से ये जो पानी पी पी करके लड़ाई कर रहे हैं आप लोग, इसमें एक बार भी ईवीएम का सवाल अब नहीं उठा रहे हैं। अब एक बार भी ये जो बहुमत मिली है इसके बाद ईवीएम का सवाल नहीं उठाया आप लोगों ने एक बार भी। बोलेंगे आप झूठे तो आप हैं सबसे बड़े, बताइए ना, झूठे तो आप हैं सबसे बड़े, और उस झूठ की पोल खुलेगी। यही 15 लाख का जो अपमान किया कोरोना में, आपने भारत के साथ अपमान किया, उन बीमारों को आपने मरवाने का काम किया, झूठ आपने 15 लाख देने की कैसे कह दी? कितनी नौकरियां ली आपने कोरोना काल में? बसों के लिए टेम्पो टैक्सी के नाम का कारण है कि आपने कहा 15 लाख हमने दे दिए कोरोना काल में। अरे आपने भूखा प्यासा मरवा दिया कोरोना काल में, आपने स्कूलों की फीस माफ नहीं कर पाई, बिजली का बिल माफ नहीं कर पाया, आपने टैक्स लगाए, आपने पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़वा दी उन दिनों में। इससे भी कोरोना काल में जनता को सड़क पर ला दिया, नोटबंदी में सड़क पर लाए। अब आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। जो वादे आप कर रहे थे पूरे देश में, उन्हें तेलंगाना में करके दिखाइए, उन्हें कर्नाटक 4% में आरक्षण हो गए, 4% में आरक्षण हो गए। अब नीतीश ठीक है यामीन जी विकास जी, यामीन जी विकास जी, एक मिनट, वादों की बात की जा रही है, मुद्दों की बात की जा रही है, इसी पर मेरा सवाल विकास जी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि लोकसभा की सीटों का नतीजा का हाल हमने कल देखा, तो अयोध्या में क्या हुआ, कहाँ चूक गई भाजपा? अयोध्या वासियों ने क्यों उन्हें सिरे से नकार दिया? क्योंकि चुनाव शुरू होने से पहले और चुनाव शुरू के होने के बाद भी और दौरान भी हमने देखा कि राम मंदिर और धर्म का मुद्दा तो बना रहा। कई ऐसी रैलियां रही जहां भाजपा के प्रत्याशी उतरे हैं। मेरठ से अरुण गोविल जी की भी बात करें, भगवान राम की फोटो लेकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो अयोध्या में तो मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसी हार की उम्मीद की होगी, हार की ही उम्मीद नहीं की होगी, ऐसी हार की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये जो आंकड़ों का डिफरेंस था, ये क्या मतलब, ये हार क्या कह सकते हैं, कैसे हजम की या फिर कैसी उम्मीद थी? मतलब उम्मीद तो नहीं थी ना हारने की। क्या लगता है कि राम मंदिर काम नहीं आया, कहाँ चूक गई भाजपा? विकास जी देखिए, मैंने बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो देश की और प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट दिया, हमने उसका स्वागत किया। रत्ना जी, आप इस बात को बहुत देख रही हैं और समझ रही हैं। 2-3 चीजें हैं। जहां तक रहा अयोध्या की बात, तो ये अयोध्या की जनता को तय करना था कि उसे किसके साथ जाना था। मैं फिर कहता हूं आपको बिल्कुल ईमानदारी से, धर्म पर जाति जीत रही है, ये आप देख ही रही हैं। आदमी जाति को पहले महत्व दे रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से, इतनी स्पष्ट कोई नहीं बोलेगा। जाति को पहले महत्व दिया, उसका ये परिणाम हुआ। आगे आगे देखिए कि होता है क्या। इनके साथ, जिनके साथ, जिन्हें जनता ने इतनी बड़ी मैंडेट दे दी, मुझे लगता नहीं अब इससे बड़ी मैंडेट इनके पास कभी आएगी। आज ये हटो बचो की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें जनता से किए वादों को
खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी होती है। आज जिम्मेदारियों से देखिए पहली डिबेट में भागने लगे। आप देखिए ना कि जब आप जीत जाओगे 2000 वोटों से तो वो ईवीएम भी ठीक हो जाएगी, प्रशासन भी ठीक हो जाएगा। अगर हम जीत गए 2000 वोटों से तो सब कुछ खराब हो गया। हो सकता है थोड़ी देर में कहते वोटर भी वहां का खराब था, क्योंकि हरा दिया समय इंडी गठबंधन को। इसलिए तो वही चीज कि आप एक तरफ कहोगे पूरे देश में, अभी खुद ही कह रहे थे ना कि हमने कहा 1 लाख रुपया हम महिलाओं को देंगे, 1 लाख रुपया बेरोजगारों को देंगे, 10 किलो अनाज देंगे, तमाम योजनाएं थी। जब हम कह रहे हैं कि तेलंगाना में पूरी करी वादे तो आपने भी किए थे ना विकास जी, वादे तो आपकी तरफ से भी किए गए थे ना, तो अब ये बयानों में उलटफेर क्यों देखने को मिल रहा है? क्या ये परिणाम की वजह से देखने को मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं परिणाम से, नतीजों से पहले तो यही कॉन्फिडेंस देखा गया था ना कि हम तो 400 पार आएंगे, और हालात अब ऐसे कि 300 पार भी नहीं पहुंच पाया। तो पहले आप कह रहे हैं कि ईवीएम रोना रोएंगे, वो तो हुआ नहीं। अब ईवीएम को रोना नहीं रो रहे हैं तो भी आप उन्हीं पे एलिगेशंस लगा रहे कि ईवीएम नहीं मिला, तो अब इन मुद्दों को लेकर के ये बार बार आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। विकास जी रत्ना जी एक बात पूछूं ईमानदारी से कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कब इस तरीके की राजनीति की जैसी राजनीति विपक्ष ने करने का प्रयास किया है? पिछले 1, 1.5, 3, 4 महीने से, जब से ये इंडी गठबंधन एक सूत्र में एक एजेंडा था कि कैसे भी करके हमारे विशेष वर्ग को बांटा जाए, बांट करके वोट हासिल, जो अंग्रेजों की नीति थी शायद वही नीति इस इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपनाई। फूट डालो और राज करो की सत्ता के लालच में अब तक पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आजादी की लड़ाई में अब मैं उदाहरण के सहित आपको बता रहा हूँ भाई, आप डरो मत, नादिर भाई आप डरो मत, आप डरते बहुत हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने एक मुश्त मैं उदाहरण के सहित कहता हूँ कि रामपुर के उस बूथ का भी जिक्र होना चाहिए जिस बूथ के अंदर प्रधानमंत्री आवास 50 से ज्यादा दिए नरेंद्र मोदी जी ने, 50 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास दिए। ये हमने निष्पक्षता से काम किया ना, ये वो चीज हमने तय करके दी, आपको डिलीवर करके दी रत्ना जी। लेकिन अब वही चीज है, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी आगे जाने में विश्वास रखती है, हम पीछे लौटने में कभी विश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो हम पीछे आगे जाएंगे। एक सवाल और है ना, पीछे लौटने में अगर विश्वास नहीं रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की हमेशा बात करते हैं, तो आखिर कहां चूक गई ये लोकप्रियता कि केवल 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं और राहुल गांधी 4 लाख से ज्यादा जीत जाते हैं? ये लोकप्रियता कहां रह गई विकास जी? देखिए, राहुल गांधी जी जीत जाते हैं 4 लाख से, उनकी जीत उनको मुबारक। बनारस की जनता ने जो मैंडेट दिया वो हमारा मैंडेट हमें मुबारक। इसी बनारस ने पहले नरेंद्र मोदी जी को बड़े बहुमत के साथ जिताया। दूसरी चीज, इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ी जीत की बात करें तो टॉप 3 जीते तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना, जिस उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके बुलडोजर की बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया कि उन्होंने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया। हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रहे। हम केवल बात नहीं कर रहे हैं, अयोध्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे 43 सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर भाजपा एनडीए चूक गई है। पूरी 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2009 में भारतीय जनता पार्टी की केवल 8 या 9 सांसद थे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमने तब से सफर देखा है और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों से सफर सोनाली जी तय किया है। हम जानते हैं कि हार और जीत में क्या फर्क होता है, हमें ये मालूम है बहुत अच्छे से। हमारे लिए ये केवल एक नया टास्क है, हमारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम उस पे आत्ममंथन करेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2027 में आपको ये दिखेगा ग्राउंड पर कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने कितना बड़ा उलटफेर 2027 में करके दिया इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप एक चीज नहीं समझ रही हैं, आज अकेले मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लेकर के आई है और पूरा का पूरा इंडी गठबंधन, कितने दलों के इंडी गठबंधन है मुझे तो नाम भी नहीं गठबंधनों के इनके यहाँ पता है, इतने सारे गठबंधन मिला लीजिए तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट को क्रॉस नहीं कर पाए आप, जो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने हमें दिया है।
रत्ना जी, सोनाली जी, आप एक बात देखिए कि एक तरफ है वो, एक तरफ वो छात्र फेल हो रहा था बार बार और उसे ग्रेस मार्क मिल गए और वो 3rd डिवीजन पास हो गया, तो वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटा घूम रहा है, पूरे मोहल्ले में उत्पात मचाता घूम रहा है, अरे भाई हम तो जीत गए। और एक तरफ है वो लोग जो मेरिट में आने वाले थे और केवल डिक्टेंशन के साथ जीते हैं, वो उसी बात में घर में बैठ गया है छात्र कि वो मेरिट में क्यों नहीं आ पाया। इतना ही फर्क है आज इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच। ठीक है विकास जी, तो मयंक जी, विकास जी ने एक कह रहे हैं कितना ही फर्क है इसमें, तो इस फर्क को आप कैसे समझते हैं मयंक जी? क्योंकि पहले तो जैसे इन्होंने कहा कि एक और अकेला आदमी खड़ा है और दूसरी ओर महागठबंधन है जहां वो नाम भी नहीं गिना पा रहे हैं, लेकिन 41 दल तो इनके साथ भी शामिल है। मयंक जी, देखिए मैं बड़ी देर बाद मुझे मौका मिल रहा है, मैं चाहूंगा कि बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, जिसको कोई जवाब देना है या उसका कोई सवाल हो तो जब मैं बोल लूं कृपया तब से। ठीक है मयंक जी, आप अपनी बात को पूरा करिए, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा आपको। तो अभी विकास भाई तो सवाल, मेरे जो भी सवाल होते हैं सवालों से भागकर एक नया सवाल लेकर आते हैं, या अपने समय का सन 70 का बताइए। और उसके मैंने आप जो पूछ रहे हैं कि बात अभी हो रही थी उत्तर प्रदेश की, अयोध्या की, और बहुत सी बातें हो रही थी। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, ये उसको अलग अलग चीजों से डिफाइन कर रहे हैं। कई इन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही है, इन्होंने उनको डिफाइन किया। व्हाट्सएप पर भी वो पोस्ट चल रही है कि रामपुर की घटना और अयोध्या की घटना। तो सबसे जरूरी मुझे लगता है कि अयोध्या पर इसलिए बात करना है कि अपने आप को सोचते हैं कि हम वहीं से आए हैं, वहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको वहां से वोट मिलेगा। मैं फोन में एक वीडियो खोल बैठा हुआ, पत्रकार साथी ने डाली थी, उसमें काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काफी गुंडाई की, वहां के लोगों के घर तोड़े, बहुत कुछ बर्बादी की। उसके बाद एक कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल थी, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े से थे, पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़े कद की प्रतिमा थी और उसमें बहुत छोटे से राम जी दिखाई दे रहे थे। तो जब आप राम जी को छोटा समझ लेंगे, राम जी का पूजन करने की जगह उनका व्यापारीकरण करेंगे, अहंकार आज भी इनका 7वें आसमान पर है। तो बाकी वे लंबी लंबी बातें कर रहे थे। अब इतना मुझे याद हो कि मैं बहुत ज्यादा इनकी बातों पर ध्यान नहीं दूं, कि मुझे पता है कि भाजपा के साथी हमारे। एक सवाल हम भी कर लेते हैं मयंक जी, जिसको अहंकार आप बता रहे हैं, श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आप वही गठबंधन है जो नहीं गया, जो खुद यही कहता रहता है कि कोर्ट ने ये फैसला लिया, ये ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने लिया, राम मंदिर बनवाने का फैसला कोर्ट ने लिया, फिर भी भाजपा के निजी कार्यक्रम बताया गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को, उसके बाद आप अब कह रहे हैं कि उनको छोटा दिखाया गया। तो कौन आखिर, दोनों ही राजनीतिक दल, दोनों ही पार्टियां, अगर हम राजनीतिक नेताओं की बात कर ले तो दोनों ही मिलकर के श्री राम को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। एक तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, दूसरी तरफ वो पोस्टर में श्री राम को छोटा कर देते हैं। विकास जी आप जवाब दीजिएगा, क्या इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आप? देखिए ये राम की कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी होने के लिए, हमारे यहाँ एक कहावत कहते होंगे कि हो सकता है कि सुमिरन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हम आज भी राम में आस्था रखने वाले राजनीतिक दल हैं, हम राम को मानने वाले राजनीतिक दल हैं। हम व्यक्तिगत रूप से भी राम में आस्था रखते हैं और पार्टीगत रूप में भी हम इस देश में राम राज्य की स्थापना के लिए ही प्रयासरत रहे और रहेंगे। जिनके लिए राम केवल मुद्दा मात्र है, उन्हें राम में खोट नजर आता है। सोनाली जी, ये कोई पहला विषय नहीं है कि आप राम के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये जनता का मैंडेट है, जनता ने इसे कैसे लिया ये जनता बेहतर जानती है। हमारा काम था काम करना, हमने काम करके दिया। आप अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर के आप तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, अयोध्या भव्य राम मंदिर अयोध्या जब बनकर के तैयार हो रहा है, तब जाकर के सारे राजनीतिक दलों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम निमंत्रण देते हैं आपको तब भी समस्या हो जाती है, तब भी तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा
फैलाए जाते हैं इस देश के अंदर। अगर इससे पहले अयोध्या के बाद श्रद्धेय काशी मुलायम सिंह मथुरा की यादव बात करें जी विकास जब जी, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं तब भी आपको राम में ही खोट नजर आता है, लेकिन आपको बाबरी में खोट नहीं नजर आया। आप तारीफ की बात समझिए, आपको बाबरी में खोट नहीं कभी नजर आया। आपको बाबरी से दिक्कत नहीं हुई, आपको इफ्तार पार्टियों से कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपको राम मंदिर से हमेशा दिक्कत रही है, चाहे 1991 की बात हो और चाहे अब जाकर के 2024 की बात हो। तो विकास जी का कहना है यामिन जी कि राम के नाम पर हमेशा आप लोगों को दर्द होता है। ठीक है मयंक जी, एक मिनट, ठीक है, सवाल कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो ऐसा क्या है कि मतलब राम के नाम पर जो राजनीति, क्योंकि आप कहते हैं कि वो फोटो को छोटा दिखाते हैं, लेकिन राम के नाम पर राजनीति तो कहीं ना कहीं आप लोग भी करते हैं। आपने भी तो मुद्दों को भुनाया है उसको लेकर के। आपके लिए इफ्तिहार पार्टियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाबरी मस्जिद को लेकर के कभी कुछ नहीं कहते हैं, तो हमेशा ये हिंदुत्व को लेकर के ही ये मुद्दा क्यों गरमाया रहता है? मयंक यादव जी आप जवाब दीजिए, यामिन जी इसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इससे पहले मयंक जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी मयंक जी। अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को जन मुद्दों से ही फुर्सत नहीं मिलती है कि वो राम जी पर और इफ्तार पार्टियों पर जवाब देते बिना जन मुद्दों को लेकर ही इतना काम करने में व्यस्त रहते हैं। और एक चीज और, राम जी पर चर्चा चल रही है तो मैं बता दूं, सोशल मीडिया से भी अभी कई चीजें हमने सुनी। तो सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही बदतमीज नेता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है दिखावे के रूप में। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हीं के जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अयोध्या वासियों को हिंदू मानने से इनकार किया है, उनको गंदे गंदे शब्दों में बातें की हैं। एक पोस्ट वायरल है कि ये तो वो अयोध्या है कि जिसने सीता माता पर आरोप लगा दिए थे। एक बहुत बड़े बाबा बने घूमते हैं संभल के, वो कह रहे संभल हम जितवा के दे देंगे, हार गए। उन्होंने तो एक बिरादरी होती है दलित बिरादरी में, धोबी बिरादरी होती है, उसको गाली दे दी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर। तो अयोध्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक गुस्सा है, और वो गुस्सा जो निकल रहा है जनता पर वो ठीक है मयंक जी आपने कहा कि इन्होंने पार्टी से निकाल दिया उस नेता को जिसने बदतमीजी के साथ बयान दिया, जिसने बदतमीजी के साथ बात की, सीता माता को लेकर के भी कहा, लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने निकाला भी नहीं था जब उन्होंने कहा कि निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाना सही था। निहत्थे कार सेवकों पर उस वक्त गोलियां चलाना ही एकमात्र फैसला बच गया था, और उस वक्त जो सही था वही मुलायम सिंह ने किया था। आपने तब स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से उखाड़ करके फेंका भी नहीं। यही बात मैं भी कहता हूँ। उस हत्याकांड में जो भी गुंडे कानून व्यवस्था सबसे बड़ी थी, नेताजी ने गोलियां चलवाई, वो एक्सेप्ट करते हैं, समाजवादी एक्सेप्ट करती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उनपे गोलियां चलाना आवश्यक था, गोलियां चलवाई गई। विकास जी जवाब दीजिएगा, कार सेवकों पर गोलियां चलवाना उस वक्त आवश्यक था, इसका मतलब देश में जब भी कोई ऐसी घटना होती है, जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो जितने भी निहत्थे लोग होंगे उन पर गोलियां चलवा देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के अकॉर्डिंग, गोलियां चलवा देनी चाहिए। विकास जी जवाब दीजिएगा, अभी भी नहीं मान रहे कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाना गलत था। अब मयंक भाई मुझे सुन लें, अभी मयंक भाई ने निवेदन किया था, मैं भी निवेदन कर रहा हूं, अब मुझे सुन लें मयंक भाई से। यही अब मयंक मुझे सुन लें, मेरा निवेदन है आपसे, मुझे भी सुन लें आप। वो निहत्थे नहीं थे, वो हथियार लेकर आए थे। सुन लें आप, डरिए मत भाई मयंक भाई, डरिए मत भाई। अब आपका ये चाल चरित्र चेहरा है कि आपके स्वयं नेताजी ने जब मंच से ये स्वीकार किया कि राम भक्तों का अगर ये दोबारा बाबरी बचाने का अवसर मिलेगा, हम फिर राम भक्तों पर गोलियां चलवाएंगे, ये हमने नहीं कहा, ये स्वयं आपके आदरणीय, हम सबके आदरणीय बाबूजी ने कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने एटा की एक सभा में। तो मुझे लगता है कि ये सारे विषय समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी दर्शाते हैं। इनके पास तब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं बचती है सोनाली जी, जब एक इनका सजाती है जवाहर बाग में महीनों तक कब्जा जमाए बैठा रहा। हो सकता है आपको पता हो ये बात, आपकी मीडिया में भी कवर हुआ होगा वो कवरेज, महीनों तक कब्जा जमाए बैठा रहा। 5 पुलिस वाले इनके सजाती ने मार दिए, और उसमें डीएसपी जैसा अधिकारी शामिल था। लेकिन अखिलेश यादव जी को तब लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं आई साहब, लेकिन सॉरी जब निहत्थे राम भक्तों की बात आई तब आपको लॉ एंड ऑर्डर की चिंता आ गई। क्यों? क्योंकि वो सजाती था, इसलिए उस पर गोली नहीं चलवाए। जाने कितने सजाती थे राम भक्त
मयंक भाई, उनमें जो शहीद हुए थे, जो मारे गए थे, जाने कितने आपके सजाती होंगे जो राम भक्त थे वहां पर, लेकिन तब आपको उन राम भक्तों में ना यादव दिखाई दिया, ना कोई दिखाई दिया, तब वोट बैंक आपको दिखाई दिया मयंक भाई, वोट बैंक। और इसीलिए आप इस तरीके का कृत्य करके भी आज भी आप, आपसे तो कम से कम उम्मीद है समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता करे सो करे, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मयंक भाई आपसे ये अपेक्षा नहीं करता हूं कि ऐसे गंभीर विषय पर आप ऐसा बयान देंगे, ऐसी टिप्पणी करेंगे, कुछ तो कम से कम गैरत बाकी रखिए मयंक भाई, इतना निवेदन है आपसे, क्योंकि उन राम भक्तों में भी यादव थे, उन राम भक्तों में भी जिन पर गोलियां चलाई उनमें भी यादव थे, लेकिन केवल राम वृक्ष यादव वहां बैठ जाता है अगर कब्जा जमा करके, और एक केवल आपके एक व्यक्ति का खास था इसलिए उस पर आपने छूट दे दी, तब लाइन ऑर्डर की नई चिंता की। कितने पुलिस वाले मारे गए थे अयोध्या में जरा ये बता दीजिए, और जवाहर बाग में कितने पुलिस वाले मारे गए यह भी बता दीजिए सोनाली जी। आप मयंक जी जवाब दीजिएगा, सवाल किया है विकास जी ने। साथ ही आप अब किस चेहरे के साथ अयोध्या में जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में तो जीत हासिल कर ली है, पहले ही यही सवाल उठाया जाता था कि आखिर सपाई किस चेहरे के साथ अयोध्या में जाएंगे, अब तो अयोध्या जीत चुके हैं, कैसे एंटर करेंगे अयोध्या में? अभी भी आप कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाना गलत नहीं था, जबकि अयोध्या की जनता ने ही आप पर भरोसा किया। बहुत कम शब्दों में जवाब, हमारी बात पूरी हो जाती है प्लीज। जवाब दीजिए मयंक जी, मौका दिया है आपको। हाँ, पिछली बार जो मैं बोल रहा था अधूरी रह गई, मैं उसमें एक बात पूरी फिर कर दूं कि जिनको आप कार सेवक बोल रहे हैं वो निहत्थे नहीं थे, वो हथियार लेकर गए थे, उन्होंने शांति व्यवस्था हथियार लेकर के गए थे। अरे मयंक भाई, विकास जी एक मिनट, विकास जी एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए, विकास जी एक मिनट, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा जी, बस एक मिनट। हाँ, तो दूसरी बात जवाहर बाग की, जवाहर बाग में जो हत्याकांड हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, कानून व्यवस्था ना खराब हो उसको चेतावनी दी गई, लेकिन उस हत्यारे ने क्या किया, पुलिस प्रशासन पर गोलियां चला दी। वहां भी स्थिति वही राम मंदिर वाली बनी कि वहां भी वो गुंडाई कर रहा था हथियारों के साथ, उस पर भी गोली चलानी पड़ी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस समय भी हथियारों पर गोली चलाना जरूरी था, क्योंकि वो हथियारों से लैस होकर गए थे, और जवाहर बाग में भी हथियारों पर गोली चलाना, उसका एनकाउंटर करना जरूरी था, क्योंकि वो भी हथियारों से लैस थे। और एक बात और, अयोध्या जाने वाली, मैं फिर उसके बारे में बता दूं, बहुत शांति सुन लिया जाए, बस एक 10-15 सेकंड लगेगा। वो भारतीय जनता पार्टी ने एक इवेंट किया था, हम इवेंट में फोटो खिंचवाने नहीं जाने वाले, हम प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे, समाजवादी पार्टी जाएगी, अखिलेश यादव जाएंगे, जब जिसका मन होगा तब वो जाएगा। इवेंट एक अलग चीज है, दर्शन पूजन एक अलग चीज है। अब इसको आप किस वे में लेते हैं, जनता ने उसको पूजन दर्शन को समझा और इवेंट को समझा, तभी हमको पूजन की दृष्टि से हमको जितवाया, और इवेंट जहां पर फोटो खिंचवाना था भाजपा को हराया। अब आप कुछ भी बोलिए, हमारी बात पूरी हो गई है। ठीक है विकास जी जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल पूछ लीजिएगा सोनाली जी, सुनाइए भी कहते हैं। सोनाली जी मेरा एक सवाल है छोटा सा, बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने बहुत मैं कहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि इस स्तर की कोई भी समझदार व्यक्ति टिप्पणी करेगा जो जानता है और जो उन चीजों को समझता है। क्या आप ये कह रहे थे कि राम की कार सेवकों हथियार से लैस थे? जरा बता दीजिए कि किस फोटो में, तमाम फोटो उस समय मीडिया में वायरल हुई थी, तमाम फोटो मीडिया में थी, कितने राम भक्तों के पास हथियार थे ये बता दीजिए मुझे। दूसरी चीज, हथियार थे राम भक्तों के पास, राम भक्त थे लाखों की तादाद में सोनाली जी, और उनके पास हथियार भी हजारों तो होंगे ना। जब उनके पास हथियार थे कितने पुलिस वाले मारे गए, और अपेक्षाकृत जवाहर बाग में पूछ लीजिए कितने पुलिस वाले मारे गए, क्योंकि हथियार तो थे ना राम भक्तों के पास। जी विकास जी, मयंक जी सिर हिला रहे हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि विकास जी ने कहा है कि जरा बताएं कि कितने लाखों में जो भक्त है, कौन कौन किनके पास हथियार थे, और जिनको आपने मारा है उसमें जो यादव फैक्टर को लेकर के जो सपा हमेशा चलती है, तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सही था। मयंक यादव जी, यादव मुस्लिम इन पर बात चर्चा, ये चुनाव जब वोट आते हैं पोलराइजेशन के समय ये अच्छा रहता है, पर जो बात चली, जिस मुद्दे पर बात चल रही है, फोटो वीडियो, अगर फोटो वीडियो होते
नेताजी गलत होते, आरोप लग मुकदमा चला, नेताजी उस मामले में बाइज्जत बरी हुए, नेताजी को सजा होती, सजा उनकी नहीं हुई, मामले में बाइज्जत बरी किया, फोटो वीडियोस होते तो सजा होती। नेताजी मुख्यमंत्री थे उस समय, कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने आर्med फोर्सेस को कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी संघ और वीहिप टाइप के जो गुंडे हथियारों से लैस होकर दंगा करने का प्रयास कर रहे हैं, इन पर आप गोली चलाइए। तो इसका मतलब है इस सरकार के दौरान अगर कुछ होता है तो इनको भी यही कहना चाहिए कि जो सफाई के लोग हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको चुन चुन करके उन पर गोलियां चलवाई जाए, क्योंकि वो निहत्थे नहीं आए हैं, उनके पास भी हथियार है। वो हथियार हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जो किसी भी तस्वीर में नहीं है, उन हथियारों के साथ वो आए हैं। और जवाहरबाग में मेरे सवाल का जवाब सोनाली जी नहीं आया मैम जी की तरफ से। कितने लोग, कितने पुलिस वाले, क्योंकि हजारों लाखों थे ना राम भक्त तो, और जवाहरबाग में तो कुछ सैकड़ों लोग ही बैठे थे, कुछ सैकड़ों लोग इकट्ठा जमाए बैठे थे। तो कितने लोग, कितने पुलिस वाले मारे गए थे वहां, मुझे बता दीजिए। तभी तो लाइन ऑर्डर पे प्रश्न चिन्ह आया ना, तभी तो आया ना प्रश्न चिन्ह। और जवाहरबाग में कितने पुलिस वाले मार दिए, ये इनकी मनसा दिखा रहा है सोनाली जी, क्योंकि यही इनका चाल चरित्र चेहरा है। अब तो इन्हें ये गुबार निकालना ही है, अभी तक दबाए बैठे थे। इन्हें ना राम से प्रेम है, ना राम मंदिर से प्रेम है, इन्हें अपनी राजनीति से प्रेम है सोनाली जी। और उस राजनीति का आलम समझिए कि ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें मुझे लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी में ही बहुत से लोग कभी इस्तेमाल करेंगे। आप एक बात देखिए, कितना विचित्र संयोग है, जब रामचरितमानस को इन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कटघरे में खड़ा करते हैं, तो समाजवादी पार्टी उसके बाद है, ये बाकायदा ऑथेंटिकेट है, उसके बाद अखिलेश यादव उन्हें अपनी कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव बनाते हैं, राष्ट्रीय महासचिव। तो इन्हें प्रेम, इन्हें राम से नफरत है, दिक्कत यही है। इसीलिए तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम जवाहरबाग में 5 पुलिस वाले मरवा दिए, वहां लाइन ऑर्डर की समस्या नहीं थी, और जहां एक भी पुलिस वाला नहीं मरा वहां लाइन ऑर्डर की समस्या थी। एक भी गोली नहीं चली जहां, उससे पहले पुलिस वालों की तरफ से पहले वहां लाइन ऑर्डर की समस्या थी, वहां आपने सैकड़ों राम भक्त मरवा दिए। वहां लाइन ऑर्डर की समस्या थी, जहां 5 पुलिस वाले मर गए वहां लाइन ऑर्डर की समस्या नहीं थी। सोनाली जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके मुस्कुराने से कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई गई ना, अयोध्या में जो एक इतिहास रचा गया, कार सेवकों पर गोलियां चलवा करके, कार सेवकों के खून से अयोध्या को रंग करके, भले ही आपने जीत हासिल कर लिया हो, लेकिन ये जनता है, आगे फिर से मौका देगी आपको। इस बार चांस दिया है देखने के लिए, फिर देख लेगी कि क्या करते हैं आप या क्या नहीं करते हैं। एक हमारा आखिरी सवाल है यामीन जी आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान एक बयान दिया, उन्होंने कहा जीत हम रहे हैं, उछल कोई और रहा है। राहुल गांधी उछलते हुए नजर आ रहे हैं, जीत ये हासिल कर रहे हैं। एक तो इससे पहले जो आप सवाल कर रही थी, मुझसे कह रही थी मुस्कुरा रहा हूं, यामीन जी आपसे सवाल है, यामीन जी आपसे सवाल है। अच्छा, मुझसे सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जीत हम रहे हैं, राहुल गांधी उछलने का काम नहीं करते हैं। राहुल गांधी तो वो सब्र की दरिया है कि जब 2014 में 2019 में हमको जो है 47 और 54 सीटें आई, तब नहीं उछले, तो आज 99 सीट लाने के बाद क्यों उछलेंगे? हम नहीं उछल रहे हैं, उछले ये सरकार बनाने की जल्दबाजी इनको है। राहुल गांधी ने तो 2 बार प्रधानमंत्री का पद ठुकराया है, और आज भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि राहुल गांधी तोड़फोड़ नहीं करेंगे। गोवा में 2 विधायकों पे सरकार नहीं बनाएंगे बीजेपी की तरह से, 25 विधायकों पे हिमाचल में राज्यसभा नहीं भेजेंगे, 36 विधायकों की जरूरत पर। राहुल गांधी तभी देश की सेवा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने देश को देख लिया है कि क्या क्या परेशानियों से देश का नागरिक गुजर रहा है। वो अपनी जो है कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रखते। वो एक पारदर्शी चेहरा है, जो दिल में है वो सामने है। अब जनता और विपक्ष और जो उनसे जलने वाले लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं, उनका मतलब नहीं। उनका तो मतलब है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वो अपने कार्य से कर रहे हैं कार्य गरीबों के लिए, अगड़ी के लिए, पिछड़ी के लिए, ओबीसी के लिए, दलितों के लिए और पूरे इस देश की सेवा के लिए। वो कोई नहीं कर रहे। उन्होंने कहीं देश में ऐसा बयान दिया हो जो नफरत फैलाने की बात हो। संविधान को लेकर चले, लल्लू सिंह जी को जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबक दे दिया।
कि तुमने कही थी संविधान बदलेंगे और राहुल गांधी जी संविधान लेकर चले। ठीक मैं है ज्यादा आनंद मुद्दों जी, पर बहस ठीक नहीं है, कर रहा, ठीक मैं है वो आनंद कह रहा जी, हूँ ठीक है, कि ठीक जो है। हमने किया है वो हम बता रहे हैं, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे। हमें तो फिर भी 99 सीट दिए, बहुत दिए जनता ने, धन्यवाद देते हैं उस जनता को, कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को। और जहां से हमें नहीं जिताया उसको भी धन्यवाद कि उसने हमें अपने काबिल नहीं समझा है। हो सकता है कि हमारे अच्छे कार्यों भविष्य में अपने काबिल समझे और हमारे प्रत्याशियों को जिता के भेजे। ठीक है हम तो ये आनंद जी, बात कह के चल रहे हैं, ठीक हम है आनंद तकब्बुर घमंड अहंकार नहीं करेंगे कि 400 सीट का अहंकार करें और फिर जो है हम जीरो रह जाए। 3 घंटे मोदी जी बनारस में पीछे चलते हैं और 1.5 लाख से जीतते हैं। झूठों की स्मिता ईरानी 1,64,000 से हारी है, शर्मा जी 1,64,000 से हारे हैं। मोदी जी की तुलना में शर्मा जी कहीं नजर नहीं आते हैं। की जनता ने भी यही कहा था यामीन जी, पिछली बार अमेठी की जनता ने भी यही कहा था कि राहुल गांधी वापस लौट करके हमारा हाल चाल पूछने नहीं आए थे, इसलिए उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। यामीन जी भुगतना इन्हें पड़ेगा, अगर आपने ये अच्छा काम किया तो अच्छी बात है। लेकिन जी विकास जी एक आखिरी सवाल और है। जिस तरीके से यामीन जी ने कहा कि हमने हवाई बातें नहीं कही हैं, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हुए कि जिस तरीके से ये हैट्रिक लगी है, विपक्ष को कहा जा रहा है कि वो जैसे तैसे करके आंकड़ा पार कर गया और पक्ष के लिए ये कहा जा रहा है कि वो जैसे तैसे करके जीत गए हैं। मतलब दोनों ही तरफ से जैसे तैसे जो है आंकड़े जो हैं वो पार किए गए हैं। तो अब बताइए, ये जो 3.0 का नारा लगाया जा रहा है, मोदी जी की हैट्रिक की बात कही जा रही है, तो अब ऐसे में बड़ा सवाल आ रहा है कि जो सहयोगी दल है उनमें खटक पैदा हो सकती है और अब बैसाखियों के सहारे ये सरकार रहेगी, बैसाखियों के सहारे ये सरकार चलने वाली है, क्योंकि सहयोगी दलों में अटपट कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। विकास जी। सोनाली जी, किसी में कोई खटपट नहीं है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है और एनडीए की ही सरकार 2014 में बनी थी। हमें पूर्ण बहुमत मिला था बीजेपी को 2014 में, उसके बावजूद भी हमने अपना दल हो, नीतीश कुमार हो, सबके दलों के मंत्री बनाए थे हमने। हरसिमरत कौर बादल थी हमारी सहयोगी थी, वो भी हमारे साथ मंत्रिमंडल में थी, मंत्रिमंडल का हिस्सा थी। हम तब भी सबको साथ लेकर के चले जब 303 सीटें देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अकेले दी। हम तब भी सहयोगियों को साथ लेकर के चले और हम अब भी सहयोगियों को साथ लेकर के चलेंगे। एनडीए की सरकार का 5 साल का कार्यकाल निर्बाध पूरा करेंगे। हाँ, ये जरूर है रत्ना जी कि वैसे ही मंसूबे पाले बैठे हैं जैसे जयललिता को बरगला करके इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरवाई थी कांग्रेस ने, ठीक वैसे ही कभी नीतीश पे डोरे डालने की कोशिश करते हैं तो कभी टीडीपी पे डोरे डालने की कोशिश करते हैं। तोड़ फोड़ में कौन माहिर है? ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, वो कांग्रेस पार्टी जिसका आधार है तोड़ फोड़ का। रत्ना जी, सोनाली जी, इनका आधार है तोड़ फोड़ का। दूसरी बात इन्होंने अहंकार की कही, अहंकार की कांग्रेस पार्टी कह रही है करती है। अहंकार कांग्रेस का कहना हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अहंकार भारतीय जनता पार्टी का कहना नहीं है। ठीक है यामीन जी और विकास जी, किसका अहंकार है किसका नहीं, देश की जनता ने जवाब दे दिया है। यामीन जी और विकास जी, नायडू आज हमारे साथ होते और सरकार हम बनाते। हम नहीं बनाएंगे सरकार, हम तुम्हें बनाने देंगे। पूछ लिया भाई ने पूरे कराओ जनता के, हम देखना चाहते हैं हम जनमत सरकार बनाएंगे। विकास जी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नई सरकार के गठन से पहले एनडीए में 4 सियासी पार्टियों ने मंत्रालय को लेकर के जानकारी तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 4 मंत्री पद मांगे हैं, वही चिराग पासवान ने 2 और जीतन राम मांझी ने 1 और टीडीपी ने भी 4 मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष की मांग रखी है। तो 6 बजे से इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, वही 4 बजे से एनडीए की भी बैठक हुई थी जिसमें कई चर्चाएं की गई। इस बीच ये बड़ी खबर सामने
की मांग की गई है, लोकसभा अध्यक्ष की मांग रखी गई है। टीडीपी ने 4, तो वहीं आपको बता दें जीतन राम मांझी ने 1, चिराग पासवान ने 2 और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 4 मंत्री पद मांगे हैं। ये जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, नई सरकार के गठन से पहले एनडीए में शामिल सियासी पार्टियों ने मंत्रालय को लेकर दावेदारी अब तेज कर दी है। तो ठीक है, एक बार फिर इस पैनल पर वापस आते हैं और आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो जैसा कि हमने बताया कि एक और एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई और दूसरी ओर 6 बजे से जो इंडिया अलायंस की बैठक थी वो भी अब खत्म हो गई है। और ऐसे में जो सुबह से ही जो तस्वीर सामने आ रही थी नीतीश कुमार को लेकर के, पूरा फोकस नीतीश कुमार के ऊपर था। और फिर जब तस्वीरें बाहर आई कि एक ही फ्लाइट में दिल्ली जा रहे थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो जो कयास लगाए जा रहे थे वो लगातार, ये जो चर्चा थी वो बढ़ती चली गई कि अब क्या नई रणनीति सामने आ सकती है। हालांकि जब एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है, जिसके बाद समर्थन पत्र दिया गया एनडीए को लेकर के, और इससे ये क्लियर हो गया था कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारने वाले हैं, जो जहां पर हैं वो वहीं रहेंगे। लेकिन नई सरकार के गठन से पहले अब एनडीए में शामिल सियासी पार्टियों ने मंत्रालय को लेकर दावेदारी तेज कर दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसने 4 मंत्री पद की मांग की है। वहीं बात कर ले चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने 2 मंत्री पद की मांगे की है, जीतन राम मांझी ने 1 और टीडीपी ने भी 4 मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष की मांग रखी है। खैर, नई सरकार बनने से पहले क्या कुछ होगा, क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि फिलहाल जो रणनीति की बात कर रहे थे हम, उसके फैसले हमने आपको बताए हैं। समर्थन पत्र दे दिया गया है, नीतीश कुमार ने दे दिया है। और अब जिस तरीके से मंत्रालयों की मांग की जा रही है, अब देखना होगा कि क्या इसमें असमंजस से, क्या सब कुछ ठीक रहेगा, क्या जो मांगे की गई हैं वो पूरी होंगी, या फिर कुछ बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ वक्त है, हमें भी प्रधानमंत्री का चेहरा मिलना बाकी है। लेकिन 8 जून को प्रधानमंत्री अगर हैट्रिक लगाते हैं तो वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे, जिसकी नजर टिकी हुई है, पूरे देश की नजर टिकी हुई है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में और तमाम चुनावी खबरों को लेकर के हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे की चर्चा में, नए मुद्दे के साथ। फिलहाल हम लेते हैं एक इजाजत और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।